हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक यादव एंड दिस इज ग्लोरीफाई क्लासेस। तो अभी क्या है कि हम लोग चैप्टर अपना कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उस पे इंडिकेटर पे वीडियो आई, पीएच पे आई, एसिड्स पे आई, बेस पे आई और सॉल्ट्स पे भी आ चुकी है। अब ये होने वाली है हमारी लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अपने सॉल्ट्स के अलग अलग सॉल्ट्स के नाम, वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, उनका यूज क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कॉमन सॉल्ट जिसको आप सब लोग जानते हैं क्योंकि वो हर घर में यूज होता है। तो कॉमन सॉल्ट का जो साइंटिफिक नेम है आप कह सकते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब NaCl जो है वो ऑब्टेन कैसे होता है, बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। और कैसे कर सकते हैं, देखिए जब NaOH एक बेस HCl के साथ रिएक्ट करता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तब हमें मिलता है क्या, NaCl प्लस H2O तो बाहर जाते जाता है। तो एसिड और बेस की मदद से वो NaCl निकाला हमने, तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये बात इतनी थी। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने वाली क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से बन रहा है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से कॉमन सॉल्ट भी बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड भी बोलेंगे, NaCl भी बोलेंगे, और मैं एक और नाम इसको दे सकता हूँ क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बोलूंगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि इसका पीएच कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक। और क्यों होता है इसका रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आप वहां पे अगर आ जाता है कभी कि न्यूट्रल सॉल्ट, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि हाँ भाई न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है। न्यूट्रल सॉल्ट यही है अपना कॉमन सॉल्ट, जिसका पीएच जो है न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ठीक है। हाँ, इस लाइन को रेज करते हैं। तो अब बात करेंगे कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कैसे होता है। कॉमन सॉल्ट जो है आपका ऑब्टेन होता है दो तरीकों से। कौन कौन से दो तरीके हैं, वो कौन से हैं, दो तरीके हैं आपके, एक सी वाटर से और दूसरा होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। सी वाटर तो सबको पता होगा, वो समुद्र का पानी। अंडरग्राउंड डिपॉजिट से जैसे हमारा कोल आता है, कोल के बारे में किसने नहीं पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9 सब छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोल पेट्रोलियम कहाँ से आता है। तो ऐसे ही अंडरग्राउंड डिपॉजिट से हमारा सॉल्ट भी निकलता है। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सी वाटर के बारे में। तो सी वाटर क्या, ऐसे पानी कैसे निकाल, मतलब सॉल्ट हम कैसे निकालते हैं, सी वाटर से कैसे निकालेंगे। अब क्या करते हैं, एक बड़े बड़े पुल्स बना लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब जब उन्होंने पुल्स बनाए, उसके अंदर सी वाटर को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद उसे सनलाइट में जब आप रखेंगे तो पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपका नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सी वाटर से सॉल्ट को निकालना। हालांकि उसके अंदर क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा जो सॉल्ट आता है सी वाटर से वो मिक्सचर होता है, डायरेक्ट कॉमन सॉल्ट नहीं है, मिक्सचर है। तो उसको सेपरेट करके जो सॉल्ट हमें जरूरत होती है उसको निकाल लिया जाता है। इसके अलावा हाँ ठीक है, यही था इवेपोरेशन वाले में। सेकंड में आता है आपका क्या, डिपॉजिट वाला, जो मैंने बताया कोल एंड पेट्रोलियम की तरह ही हमारे सॉल्ट भी निकलते हैं। तो एक चीज है इन दोनों में जो डिफरेंस है, कि जो आपका इवेपोरेशन के थ्रू निकल रहा है, सी वाटर से सॉल्ट निकल रहा है, वो छोटे छोटे होते हैं, जो आपके घर में वो चुटकी चुटकी भर डाल देते हैं ना। जबकि जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकलता है वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके चीनी के दाने थोड़े बड़े अगर कर दूं तो उस टाइप का। आपने अगर पता नहीं देखा है कि नहीं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं कई आते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, तो वो भी थोड़े बहुत उसी टाइप के होते हैं, बड़े बड़े, क्योंकि वो रॉक सॉल्ट्स होते हैं ना, उनको आप रॉक सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। तो रॉक सॉल्ट्स टाइप के होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी तो रीड कर देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर अंडर ऑब्टेन, ऑब्टेन क्योंकि ये कॉमन सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन होता है, दो तरीके हैं, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। बाकी आप अपने नोट्स जैसे भी प्रिपेयर करना चाहें वैसे प्रिपेयर करें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि नोट्स अपने आप बनाएं। हेल्प आप किसी भी वीडियो से ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं या किसी और की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन नोट्स जो हैं जितने आपके अपने होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा वो पॉइंट या फिर वो नोट्स आपके दिमाग में रहेगा और आपको समझ में आएगा। जबकि आप दूसरे का कॉपी करके जब लिखेंगे तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो आप अपने आप लिखेंगे उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लिखा है, आपको पता है आपने क्या लिखा है, भले उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो या फिर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ा। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए, नोट्स आपके अपने पर्सनल है, ठीक है। तो आप उसे इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गंदी राइटिंग में लिखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिए, बट लिखिए, और वो आपके अपने पर्सनल होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि आपको
समझ में आए और पूरा चैप्टर उसके अंदर उन छोटे से नोट्स में आ चुका हो। तो ये जो आइडिया लेना है कि कैसे बनाया जाए नोट्स, ये आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे कि मैं बना रहा हूँ या फिर कोई और टीचर बना रहा हो, मदद आप टीचर से ही लेंगे, क्योंकि बिना टीचर्स के तो ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता। टीचर्स की जरूरत सबको होती है लाइफ में। तो ऑब्टेन जो है कॉमन सॉल्ट जो है सी वाटर से और फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। तो सी वाटर से कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। बाकी अगर आ जाता है तो मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन आपको अपने आप उसमें लिखना होगा एग्जाम में। और दूसरा है रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक कोल। तो जो रॉक सॉल्ट है वो आपके कैसे होते हैं? अंडरग्राउंड से माइनिंग करके निकाला जाता है उन्हें, जैसे कि हम कोल को निकालते हैं वैसे ही रॉक सॉल्ट्स को भी निकालते हैं। मैंने बताया क्रिस्टल टाइप के रॉक सॉल्ट्स होते हैं, फिर उन्हें तोड़ तोड़ के जहाँ पे भी उनका यूज होता है वहां पे उनको भेजा जाता है। अगला आता है इनके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस इनके कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि सिर्फ 4 यूजेस हैं, है ना। तो 4 यूजेस को कैसे लिखा है मैंने? यूज इन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में इनको यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? रॉ मटेरियल्स में यूज क्यों कर रहे हैं? क्या बनाने के लिए? लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। मैंने बताया था ना, जो हमें सॉल्ट मिलता है सी वाटर डिपॉजिट से। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए अंडरग्राउंड वाले में, ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? जो क्रिस्टल होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन एंड इम्प्योर लिख लीजिए, ब्राउन एंड इम्प्योर। ब्राउन एंड इम्प्योर, ब्राउन कलर का होता है, इम्प्योर होता है। इसको प्योर करने के लिए फिर फैक्ट्रीज वगैरह में भेजते हैं, जो भी इससे निकालना होता है यूज, वहाँ पे प्योर होता है। वो अभी कोर्स में नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो यूज इन रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। यूजफुल केमिकल्स बनाते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम मेटल। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? कॉमन सॉल्ट के यूज से। अगर ये नहीं होगा तो इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी। तो अभी इसके बाद हम इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा क्या है, कैसे उसकी कैसे वो बनता है, प्रिपरेशन कैसे होती है और उनके यूज वगैरह क्या होते हैं। ऐसी कॉस्टिक सोडा का, वॉशिंग सोडा का, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सब के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। सेकंड है यूज्ड इन कुकिंग। कुकिंग में यूज होता है। तो कुकिंग में यूज होने से क्या फायदा होता है इसका? कि पहला तो ये फूड के टेस्ट को इम्प्रूव करता है। यूज इन कुकिंग इम्प्रूव्स फ्लेवर ऑफ फूड। फूड में एक फ्लेवर डालता है, मान लो अगर नमक नहीं डाला होगा दाल के अंदर तो वो टेस्ट नहीं मिल पाता हमें, है ना। तो एक फ्लेवर डालता है जिससे कि वो टेस्टी बनती है, कोई भी फूड हो, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो दाल हो। फॉर वर्किंग नर्वस सिस्टम, इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको अगर ढंग से प्रॉपर तरीके से वर्क करना है तो हमारे खानों में उचित मात्रा में एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए किसकी? कॉमन सॉल्ट की। मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो मसल्स की मूवमेंट होती है उसमें भी हेल्पफुल क्या है हमारा? कॉमन सॉल्ट। अगर कॉमन सॉल्ट नहीं होगा तो ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl से जो भी सॉल्ट्स हमें मिलते हैं। तो जैसा कि हमने जाना अभी तक कि NaCl जो है कॉमन सॉल्ट है, वो 2 तरीकों से निकाला जा सकता है, एक इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू और एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के थ्रू। तो क्या होता है कि दोनों ही प्रोसेसेस में हमें जो नमक मिलता है, सॉल्ट जो हमें मिल रहा है कॉमन सॉल्ट, वो आपका कैसा होता है? मिक्स्ड होता है। बेसिकली वो एकदम प्योर नहीं होता कि डायरेक्ट उसे यूज़ किया जा सके, तो उसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन करने के लिए हम उसको फैक्ट्रीज में भेजते हैं, तो वहाँ पे रिफाइन होता है, अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग हो रहा होता है ना, जब सबसे पहला मटेरियल जो हमें मिलता है रिफाइन करने पर, वो होता है हमारा कॉस्टिक सोडा, NaOH, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या है? पहला मटेरियल होता है। तो बात करते हैं नोट्स की। तो इट इज अ बेसिक केमिकल विच इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू फॉर्म अदर केमिकल्स, हैंस प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है? एक बेसिक केमिकल है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। कोई भी केमिकल, जो बाकी के केमिकल्स बनते हैं, वॉशिंग सोडा वगैरह वगैरह जितने भी हैं बहुत सारे, वो सब जो हैं बनते किससे हैं? स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये लार्ज स्केल पे आपको मिलेगा बनते हुए, ठीक है। किससे बनता है? फिर से बोल देता हूँ, NaCl से बनता है, NaOH, और लार्ज स्केल पर बनता है ये, ठीक है, क्योंकि यही स्टार्टिंग मटेरियल है और इसी के बाद
बाकी के सॉल्ट्स बनते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स हैं। पहला क्या, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे पढ़ा चुका हूँ। देखिए, एक अगर मैं बीकर लेता हूँ, उसके अंदर सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन मान लीजिए, ठीक है, और 2 रॉड्स ले लीजिए। एक होगी एट एनोड और एक होगी आपकी कैथोड। एनोड और कैथोड की 2 रॉड्स होंगे और दोनों कनेक्ट होंगे आपके एक बैटरी वगैरह से, ठीक है। तो जब वो हम ऐसा करते हैं इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में, तो क्या होता है कि एनोड के ऊपर जो एनोड है, अच्छा कैथोड और एनोड है क्या, कैथोड होता है जो आपका, वो होता है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज रॉड कह लो या जो भी कहना है, या इलेक्ट्रोड कह लो, सबसे बेटर है। इसको साफ करके ठीक से लिखता हूँ मैं। कैथोड क्या है, ऊपर का तो बता दिया ना मैंने, एक सेकेंड। जो कैथोड है आपका, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो जो साइड, जो इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। और एनोड किसे कहेंगे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो अब देखो, ये नेगेटिव साइड पर, यानी कि जो नेगेटिव साइड है कैथोड है, उस पर कौन से उस पर देखो नेगेटिवली चार्ज जो है ना, ऐसे सोच लो, नेगेटिव चार्ज पे अगर इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली पूरा चार्ज है, तो उसके ऊपर क्या चीज आएगी, ऑब्वियसली बात है जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इसमें से कौन सा है, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन में हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर चले जाता है। क्लोरीन नेगेटिव होता है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो क्लोरीन जो है वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर चला जाता है, ठीक है। और जो बचता है हमारा NaOH, यानी कि कॉस्टिक सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपको मिलेगा कैथोड के थोड़ा सा पास, एनोड के पास नहीं, थोड़ा सा कैथोड के पास, कैथोड पे चिपका हुआ नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो आपको फिर से बता देता हूँ, क्लोरीन जो है एट एनोड मिलेगा, हाइड्रोजन कैथोड पर मिलेगा, और NaOH जो है वो कैथोड के नियर अबाउट मिलेगा। और उसके बाद इसको इन तीनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है उस प्रोसेस में। और हाँ, तो ये आपका NaCl और H2O यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में ये होता है कि एक सॉल्ट को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करवाते हैं। तो आपका ये जो ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, कौन सा वाला, NaCl वाला का, इसको हम ब्राइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, BRINE, ब्राइन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहते हैं। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं किसका, ब्राइन का। और ब्राइन होता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतने H+ आयंस होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट है प्रोडक्शन में, वो है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस NaOH इज कॉल्ड। तो ये जो हमारी रिएक्शन हुई है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने प्रोडक्शन देख लिया इसका। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है क्लोर एल्कली की प्रोसेस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये मैंने रिएक्शन लिख दी, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस वाली ये लाइन लिख दूँ, काम हो जाएगा। लेकिन अब आता है जो हमें प्रोडक्ट्स मिले, कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इन तीनों के अब हमें यूजेस जानने हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया ये तीनों प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, प्रोडक्शन हमने देख चुके हैं। अब हमें देखना है इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यूजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे NaOH की, उसके बाद करेंगे क्लोरीन की, और फिर बात करेंगे हाइड्रोजन की, और एक और है कुछ नया, हाइड्रोजन के बाद बात करेंगे उसकी। तो पहले बात जल्दी से करते हैं NaOH की। तो फर्स्ट है फॉर मेकिंग सोप, डिटर्जेंट, डाइज एंड ब्लीच। सेकेंड है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनते हैं इनसे। थर्ड है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, जो आपका पेपर है वो भी किससे बन रहा है, NaOH से। फोर्थ है प्योरीफाइंग बॉक्साइट और
फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। और फिफ्थ है यूज इन डीग्रीसिंग मेटल्स एंड ऑयल रिफाइनिंग में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन में क्या क्या है? पहला इसको देखिए, यूज टू स्लाइस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। तो कई बार होता है ना, मैंने बताया था कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चाहे वो एसिड रेन की वजह से या फिर ड्रेनेज। आप देख लीजिए, ड्रेनेज में भी पानी बहुत ज़्यादा मिक्स होकर गंदा हो जाता है, कभी कुछ जा रहा है कभी कुछ जा रहा है। ऐसे ही स्विमिंग पूल के अंदर पानी गंदा हो जाता है, तो वहाँ पे पानी को साफ करने का काम जो है, स्लाइस करने का काम जो है, वो किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन को हम वहाँ पे यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर जो आता है हमारे घरों में, उसको स्लाइस करने के लिए, और स्विमिंग पूल वगैरह में। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन में भी यूज होता है क्लोरीन हमारा। इसके अलावा है यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहां पर भी हमारा क्लोरीन का यूज होता है। कैसे? जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो HCl बनता है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है इसकी, लेकिन अभी पूछी नहीं जाएगी, तो सिर्फ हमें यूजेस ऐसे ही लिखने हैं, डिटेल में नहीं। यूज इन मेकिंग प्लास्टिक्स सच एज पेस्टिसाइड, CFCs, क्लोरोफॉर्म, पेंट्स वगैरह। ये जितनी भी चीजें हैं ना, क्लोरोफॉर्म, CFC, आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, पेंट्स हो गया, और पेस्टिसाइड्स वगैरह, इन सब में क्लोरीन का यूज होता है इन सबको बनाने में। ठीक है। फोर्थ है यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग के टाइम पे जो हमें सॉल्वेंट चाहिए होता है, एग्जैक्टली वो सॉल्वेंट होता क्या है? ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये वाला जो सॉल्वेंट है, इसका यूज करके ही हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं। तो वो ड्राई क्लीनिंग के लिए हमें जो ट्राइक्लोरोइथेन चाहिए होता है, वो क्लोरीन से आता है। इसके अलावा एक और यूज है, मैंने लिखा है नहीं, यहाँ लिख लीजिए अगर इतना गैप बचा है तो। सिक्स है PVC। PVC क्या होता है? PVC होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? सुना भी होगा अगर आपने पहले। वो जो आपके घर में वायर आती है ना, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की जो भी है, जिसमें से करंट बहता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग दिखती है ना प्लास्टिक्स की, वो प्लास्टिक वाली, प्लास्टिक की तो नहीं होती, लेकिन मतलब जो कोटिंग दिखती है वो क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोरीन। तो वो भी आपकी क्लोरीन से ही बनती है। ठीक है, जिससे कि हमें करंट नहीं लगता। तो वो है PVC। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सबसे पहला और सबसे, जैसे बोलते हैं ना, कॉमन यूज, वो क्या है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है। तो यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू प्रोड्यूस सॉलिड फैट्स। तो यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स का जब हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो हमें फैट्स मिलते हैं। फैट्स कैसे? जैसे हमारे वेजिटेबल फैट्स वगैरह जो खाने के यूज में आते हैं। सेकंड पॉइंट है यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ HCl। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी बताया था क्लोरीन में भी ये पॉइंट था कि हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर मतलब बनाना होता है हमें, तो वहां पर हाइड्रोजन और क्लोराइड एक साथ मिलते हैं, तब हमें HCl मिलता है। अब HCl क्या है? इसीलिए इसी पॉइंट से ना क्या हुआ कि बार बार देखो, क्लोरीन में आया HCl बनाने के लिए, हाइड्रोजन में भी आया HCl बनाने के लिए, इसीलिए मेरा नया पॉइंट बनाना पड़ा, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है क्या जो हमें यहाँ बार बार बनाना पड़ रहा है? इसको क्लोरीन से भी हम बना रहे हैं, हाइड्रोजन से भी हम बना रहे हैं, तो इसलिए ये पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने बताया था आपको कि मैं एक एक्स्ट्रा भी पॉइंट लिखूंगा। फिर आता है यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स में जो अमोनिया होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोजन से बनता है। ये हम 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे है यूज टू मेक मिथेनॉल। मिथेनॉल जो बन रहा है आपका CH3OH, वो भी आपका हाइड्रोजन से बनता है। फिफ्थ है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो जो आपके, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन मत लिख देना, आपको पूरा लिक्विड हाइड्रोजन ही लिखना है कि लिक्विड हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं जब, कैसे? फ्यूल की तरह रॉकेट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और क्या बन गया आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी H2 + Cl2 gives 2HCl। क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है? यूज फॉर क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में नहीं सोचना, बस ये सोच के रखिए, लिख के रखिए और समझ के रखिए कि जो आयरन शीट्स का वहाँ पे यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, उसको क्लीन करने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, HCl की। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स हमें बनाने, अब ये क्लोराइड्स वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्लोराइड्स। क्लोराइड्स था क्या? फैमिली ऑफ सॉल्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, फैमिली ऑफ सॉल्ट से बहुत सारे क्लोराइड्स है, सल्फाइड्स है। सेकंड है यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। अब यहाँ पे क्लोराइड्स क्या है? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स।
जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, और इसके अलावा और भी क्लोराइड्स थे, मैं ऑलरेडी इन सब बता चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। यूज इन टेक्सटाइल, डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल में डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। यूज टू मेक प्लास्टिक लाइक पीवीसी, पीवीसी भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, इसमें क्लोरीन बना, जब क्लोरीन होता है, मैंने कहा था ना पीवीसी बनता है उसी से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और उसके बाद उसी से हम पीवीसी बनाते हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ नहीं लिख पाया था, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर अब जैसे हमें 3 प्रोडक्ट मिले थे हमारे, कौन सी, फ्लोर एल्कलीन प्रोसेस के अंदर 3 प्रोडक्ट मिले थे, कौन कौन से, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, क्लोरीन और हाइड्रोजन को पहले एक बार कंबाइन करवा के देखा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को कंबाइन करवा के देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जब हमने ऐसा इस प्रोसेस में किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को कंबाइन करवाया, तो उन्होंने क्या बनाया, टू फॉर्म सोडियम हाइपरक्लोराइड। ठीक है, अब उन्होंने क्या बनाया, सोडियम हाइपरक्लोराइड बनाया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaClO। NaClO, ये क्या है हमारा, सोडियम हाइपर क्लोराइड का फॉर्मूला। तो ये कैसा है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और उसी से हम क्या बनाते हैं, जो हाउस होल्ड ब्लीचेस हो गए, जो ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज हो गए, हाउस होल्ड ब्लीचेस हो गए, और दूसरा क्या है, ब्लीचिंग फैब्रिक, ब्लीचिंग फैब्रिक जो बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, किससे, सोडियम हाइपर क्लोराइड से, TE नहीं, TE यहाँ जो है क्लोराइड, क्लोराइड। सेकेंड है वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा का पूरा नाम, मतलब वॉशिंग सोडा तो कॉमन नेम है, तो इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम हमारा क्या है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका क्या है, केमिकल नेम है। तो अब क्वेश्चन यहाँ आता है, सोडियम कार्बोनेट तो हमने सबने सुना हुआ है, तो ये डेकाहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे जो वर्ड है एक्स्ट्रा जुड़ा है यहाँ पे, डेकाहाइड्रेट ये क्या है। तो डेकाहाइड्रेट वर्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि सोडियम कार्बोनेट में जब 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके होते हैं, आप वो सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स और आ जाते हैं जब सोडियम कार्बोनेट में, तो उसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, Na2CO3 जो आपका नॉर्मल होता है सोडियम कार्बोनेट का, 0.10H2O। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, बनता कैसे है। तो फटाफट इसके प्रोडक्शन देखते हैं। 3 स्टेप्स में होते हैं, कैसे होगी, 3 स्टेप्स में होगी। कौन कौन से हैं, पहले तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कॉमन सॉल्ट से ही होगी। जब आप कॉमन सॉल्ट को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब आपस में मिलकर, ये एक और बात देख लीजिए, कॉमन सॉल्ट जो है ये कौन सा कॉमन सॉल्ट है, ब्राइन है, ये क्या है, ब्राइन, नहीं याद हो तो इसको लिख लीजिए, BRINE। ब्राइन क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फिर से बोलता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ब्राइन। तो इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3 और NH4Cl जो कि क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो वर्ड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमने पहले भी किया हुआ है, जब पहले भी ये बात हुई थी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमें मिलता है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल उतना कुछ खास अमाउंट में नहीं होता। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अब ये वाटर में स्लाइटली बहुत कम सॉल्यूबल होता है, तो ये ना प्रेसिपिटेट बन के निकलता है बाहर एक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन के बाहर आता है ये। अब जब ये सॉलिड फॉर्म में बन के बाहर आया अपना क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म बनकर बाहर आया, तो अब उसको उसको उस क्या बोले जा रहा हूँ, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अब हम क्या करेंगे, पहले तो फिल्ट्रेट करेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद जब हमने उसको फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेट करने के बाद क्या करना है, उसको सुखाओगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वाटर सॉल्युबल था ना हल्का सा ही, तो पहले उसको ड्राई कर लो अच्छे से। ठीक है, फिल्ट्रेट करने के बाद ड्राई किया। अब ड्राई जब हो गया वो, जितना आपको ड्राई करना था, उसके बाद आपसे हीट देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, फिर से बोलता हूँ मैं,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको मिला था, उसको फिल्ट्रेट किया, ड्राई किया और फिर हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा कि जो आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा, वो उसमें से निकल जाएगा। मतलब अब देखो होता क्या है, फिर से यहाँ तक क्लियर था। इसके बाद ये लाइन लिख दिया NaCO3 स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बताया मैंने अभी। सो इट प्रेसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड देन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड, हीटेड टू डिकम्पोज। तो उसके बाद वो प्रेसिपिटेट हो जा, सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन के निकलता है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा कि SHC क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, छोटी छोटी फॉर्म में मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखा है। देखिए यहाँ पे आपका काम क्या है, नोट्स बनाइए, समझिए, दो काम है ना। तो नोट्स अपने बनाते रहिए अपने स्पेशल, और मैं ज़्यादातर छोटा करके लिखता हूँ जितना छोटा हो सके, मतलब राइटिंग में छोटा नहीं, पूरी बड़ी लाइन लिखने की जगह उस लाइन को जितना छोटा हो सके, क्योंकि जो चीज़ हम समझ सकें, अगर एक बार हमें समझ में आ गया और वो पॉइंट्स जो मेन है वो मैंने लिख दिया, अब क्या है उनके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ के आप पूरी एक लाइन बना सकते हैं वो एग्जाम टाइम में। तो हमें जितना मेन पॉइंट्स है उनको याद करें, ना कि पूरी लाइन लिखकर नोट्स के अंदर पूरी लाइन छापने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। नोट्स के अंदर में सिर्फ उसकी जरूरत है जो कि मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड, हीटेड एंड डिकम्पोज, तो ये पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, पहले तो ये आपने लिख लिया, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या करते हैं when we take common salt और brine solution, और फिर brine के आगे ब्रैकेट डाल के आप क्या लिखेंगे, concentrated aqueous solution of common salt, एक लाइन इतनी लंबी खींच गई, तो जितना बड़ा आंसर होता है उतना अच्छा हो सकता है ना। तो उसको हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी विल गेट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये आपने लिखा। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये एक एक्स्ट्रा लाइन देखेंगे, नाउ देयर द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हिच इज NaCO3 इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट प्रेसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड। अब ये आपका वहां पे फर्स्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम में कैसे लिखना है मैं वो बता रहा हूँ, नोट्स में नहीं लिखना आपको। नोट्स में आपको इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आपको याद हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे आप नोट्स में लिख दिए, बस नोट्स आपके लंबे हो जाएंगे, और वो मेरा काम नहीं है कि नोट्स आपके लंबे करवाऊँ। तो इससे बेटर कि छोटे नोट्स हो, जल्दी से आप एक नजर डालिए एक पेज पे, हाँ भाई इस पे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, काम खत्म हो गया। अब फटाफट आपको एग्जाम में जाना, फिर फटाफट जितनी लाइन लिख सकते हैं वहां पे लिखिए, यहाँ नोट से बेटर है। तो यहाँ से मेन पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, नाउ in the second process sodium hydrogen carbonate is separated by filtration and then it is dried, and after that we heated it to decompose into anhydrous sodium carbonate। तो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको हीट करते हैं तो हमें कैसे मिलता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर आता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है एनहाइड्रस क्या है। एनहाइड्रस का आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे सर्कल बना के लिख लीजिए नो वाटर, नो वाटर, यानी कि एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि उसके अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं है, अमाउंट ही नहीं है पानी की, ठीक है। हाँ, तो कई बार मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो एनहाइड्रस कार्बोनेट है, या फिर कहते हैं जो वॉशिंग सोडा है अपना, वो जाना जाता है सोडा एस के तरह, मतलब वो लोग ना कंफ्यूज जाते हैं और कंफ्यूज कर भी देते हैं, सोडा एस को ही, मतलब सोडा एस को ही वॉशिंग सोडा बोलने लग जाते हैं, तो वो गलत है। जो सोडा एस है वो एनहाइड्रस है, सोडा एस जो है वो क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर वाटर है ही नहीं, और जब वाटर ही नहीं है तो उसको वॉशिंग सोडा में क्यों कहूँगा, है ना। तो ये आधी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद क्या होता है, जो लास्ट है, इसके बाद की जो लास्ट प्रोसेस है उससे बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो क्या करते हैं हम, जो हमने ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लिया उसके अंदर उसको हम वाटर में ऐड करते हैं, वाटर के अंदर जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है फिर लास्ट में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट विच इज आवर वॉशिंग सोडा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, NH2CO3.H2O। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई हो। एक बार सेकंड्स में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कॉमन सॉल्ट लिया, उसके अंदर अमोनिया मिलाया, अमोनिया मिलाने के बाद उसके अंदर क्या होगा, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप दोबारा से लेंगे और इसको हीट करेंगे, ड्राई करने के बाद, फिल्ट्रेट और ड्राई करने के बाद, फिर वहां से आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, फिर उसी को लेकर आप हाइड्रोजन में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके पास वाटर नहीं था, वाटर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बस इतनी प्रोसेस थी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है मेन, ठीक है। तो ये था इसकी प्रिपरेशन कि कैसे बनता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की और यूज की। प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे,
ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सबसे पहली लाइन ही लिख दी, इतनी खतरनाक है ना। तो क्या होता है, वॉशिंग सोडा जो होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे नमक के पार्टिकल्स नहीं आते थे पहले टाइम पे, आज के टाइम पे तो आपको छोटे छोटे मिलते हैं, बहुत जब दादा नाना का टाइम होता था ना, तो वो ऐसे क्रिस्टल टाइप्स के आते थे, ठीक है। तो उस टाइप के सॉलिड्स होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी बोलते हैं हिंदी में। सेकंड है वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये देखो मेटल कार्बोनेट्स ना सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से है, कुछ मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे नहीं होते। तो ये उनमें से कुछ एक है, उनमें से सिर्फ एक है जो पानी में सॉल्युबल होता है। अब नाम में देखो ना इसके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली इस वाटर में सॉल्यूशन मतलब सॉल्युबल तो होगा ही होगा। और अगर नहीं हुआ, अगर वाटर में सॉल्युबल हुआ ही नहीं आपका वॉशिंग सोडा, तो आप कितना भी वो ऐसे ऐसे करके वो पानी के अंदर वॉशिंग सोडा को करते रहो, वो जब सॉल्युबल ही नहीं होगा तो आपके कपड़ों से डर्ट कैसे निकालेगा भला, है ना। करता काम क्या होता है, वॉशिंग सोडा को आप डालते हैं बाल्टी में, ठीक है, उसके बाद वो फूलता है, फिर कपड़े को उसके अंदर डाल देते हैं, कपड़े के अंदर से जो डर्ट और मॉलिक्यूल्स हैं वॉशिंग सोडा उनको वाटर सॉल्युबल उल्टा बना देता है, जो आपके डर्ट्स के जो पार्टिकल है उनको ही वाटर सॉल्युबल बनाता है वो। तो इससे क्या होता है, जब वो वाटर सॉल्युबल होते हैं तो वाटर के अंदर बाहर खींच के आ जाते हैं, और फिर जैसे ही आप कपड़े को अच्छे से धोते हैं और रिंस ऑफ करते हैं तो डर्ट एंड जो भी उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगी होगी वो भी वाटर के साथ चली जाती है। तो ये जादू है या फिर साइंस है, कुछ भी कहिए, तो ये काम है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। थर्ड है द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन। तो जो सॉल्यूशन बनता है पानी के अंदर वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है नेचर में, जो कि रेड से ब्लू में चेंज होता है। एल्कलाइन वर्ड यहाँ पे क्या है, वो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इट हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज या फिर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट, क्योंकि ये डर्ट को रिमूव करता है। फिर आता है आपका एंग्रीज बाय मेकिंग, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ यार, क्या ही बताना है इसके अंदर। रिमूव डर्ट और ग्रीस को ये वाटर सॉल्युबल बना देता है, और जिसकी वजह से वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं जब उनको हम रिंस करते हैं, RINSING, रिंजिंग। हाँ, तो अगर नहीं भी आ रही है समझ में इनकी राइटिंग, तो मैंने टेलीग्राम चैनल एक बना दिया है, लिंक को मैं यहाँ पर वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, प्लस आपको लिंक डायरेक्ट यूट्यूब में चैनल का जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है ना उसके अंदर भी है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब की लिंक, तो वहाँ पे आप जाकर जाइए और जैसे ही टैप करेंगे डायरेक्ट आप चैनल में पहुँच जाएंगे। वहाँ से मतलब आसान हो जाएगा, एक पाथ आपको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ से कैसे जाना है, क्योंकि समझदार हो आप लोग, है ना। तो इसके बाद बात करते हैं यूजेस की, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो थी वो खत्म हो गई। तो यूजेस क्या है, यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बहुत ही आसान सा है, मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत है। डोमेस्टिक क्या होता है, घरों में यूज करने के काम में आता है। फिर है यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी ये रिमूव कर देता है। फिर है यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, ग्लास जो बनते हैं, सोप जो बनता है, साबुन वगैरह और पेपर वगैरह जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, आपके इसी से, वॉशिंग सोडा से। फिर लास्ट है यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, सोडियम कंपाउंड यानी कि Na कंपाउंड जो है ना, जैसे कि बोरेक्स वगैरह हो गए, बोरेक्स का फॉर्मूला भी बड़ा होता है बहुत ज़्यादा इसी की तरह, मेरे ख्याल से ये आपका 11th में आएगा बोरेक्स वगैरह, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अभी सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए कि सोडियम कंपाउंड किससे बनते हैं, जैसे कि बोरेक्स, नाम आसान है, 5 अल्फाबेट्स का है तो आसानी से याद हो जाएगा, BORAX। फिर हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हो गया ना, अब बात करेंगे बेकिंग सोडा की। ओके, तो नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को और हम क्या क्या बोलते हैं पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है। बेकिंग सोडा ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था वॉशिंग सोडा में, कैसे सबसे पहले स्टेप में बन जाता है ये, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी इतनी ज़्यादा बात की है ना इस बारे में कि मेरे को नहीं लगता ये टॉपिक के बारे में और ज़्यादा बात करने की जरूरत है, ऐसे हो जाएगा 2 मिनट में, है ना। तो चलिए फटाफट खत्म कर दें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, और साथ ही साथ इसको कभी कभी छोटा नाम इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं।
तो ये तो हो गया इसके नाम की बात। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन हमने अभी पहले बात कर लिया, फर्स्ट प्रिपरेशन वाला, मतलब फर्स्ट क्या था वो स्टेप्स। ब्राइन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन कार्बन के ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को बोल जाओ, ऐसे ही है, बाई प्रोडक्ट है वो। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइज होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स, consist of white crystal which are sparingly soluble in water। ठीक है, सेकंड है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, बहुत ही माइल्ड होता है ये। किस चीज में, देखो, माइल्ड एल्कलीन सॉल्यूशन इन वाटर, जब पानी में आप इसको सॉल्यूशन बनाते हैं ना बेकिंग सोडा का, पानी के अंदर इसको मिक्स कर देंगे, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एल्कलीन नेचर का होता है, माइल्ड बहुत थोड़ा, लेकिन कम बेसिक होता है बेसिक है लेकिन बहुत कम होता है। फिर हीट करवाने पे एक्शन क्या है, सेकंड स्टेप, वॉशिंग सोडा के अंदर जो सेकंड स्टेप था, जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। मैंने बाकी चीज़ें नहीं लिखी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार लिख चुका हूँ, बात कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी, बढ़ानी। यूजेस की बात करें, एंटासिड, यहाँ से याद आ गया होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हम एसिड बेस वाले उसके अंदर बहुत बार बात किया ना, आपने इसमें पीएच में भी बात हुई थी कि एंटासिड की तरह यूज करते हैं एसिडिटी रिमूव करने के लिए फ्रॉम द स्टमक, अपने आप लिख लेना। यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर्स बनते हैं इसमें, इससे यूज इन, जो कि बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, केक और ब्रेड के अंदर, उनको फुलाने के काम में आता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग जब लग जाती है ना तो उसके लिए वो आते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, तो वहां पर भी ये यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, बेकिंग पाउडर क्या है देख लीजिए। बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर है ये क्या है, एक मिक्सचर है। क्या है ये, अगर कोई पूछ लेता है कि बेकिंग पाउडर है क्या, ये मिक्सचर है किस किस का, दो चीजों का। किसका, आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एडिबल एसिड, ऐसा एसिड जो खाया जा सके, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो हमारा होता है बेकिंग सोडा। ये तो हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर, मतलब ये मेरा बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड जो है उसका मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। तो क्या होता है ना, जब सोडियम बाइकार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है, यानी कि हम जब बेस क्या नाम से बेकिंग पाउडर को किसी चीज़ में मिलाते हैं, हाइड्रो वाटर के अंदर मिला के, वो क्या बोलते हैं, केक्स और वो नहीं बनाते क्या, डफ वगैरह, तो क्या होता है कि जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं टार्ट्रिक एसिड में, H प्लस आयंस, टार्ट्रिक एसिड है याद रखो, उसके अंदर H प्लस बहुत सारे आयंस हैं। ठीक है, तो NaHCO3 प्लस H प्लस आयंस, तो इनके साथ जब रिएक्ट हो रहा है आपका ये इसके साथ, तो क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल रही है ना, ये ट्रैप हो जाती है। क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, किसमें, जब आप वो केक्स और डफ बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब उसके अंदर वो ट्रैप होगी तो वो फूलने लग जाता है, और वही फूला हुआ हमें दिखता है, लेकिन वो हल्का होता है, हवा होती है उसके अंदर, गैस भरी होती है, होता क्या है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि ट्रैप हो चुकी है और एडिबल है। बस यही है। अगर मान लो ये नहीं मिलाया जाएगा, टार्ट्रिक एसिड के H प्लस आयंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, तो आपका वो जो केक और ये जो डफ्स है ना, ये भारी होंगे बहुत ज़्यादा और छोटे होंगे, जितने दिखते हैं ना इतने बड़े, होते कितने होंगे, इतने होते होंगे, इसलिए। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ तो सर, ओके, तो नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। फाइनली ब्लीचिंग पाउडर आ गया है ना, इसके बाद हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, एक इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, एक इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक इसका नाम है CaOCl2, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ
लाइन। तो ये इसके 4 नाम है। सबसे पहले एक 2 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर्स फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है हमारा, वो सब्सटेंस होता है हमारा ब्लीचिंग एजेंट। एजेंट का काम क्या है, ठीक है, वो वाला चीज है कि उसका काम क्या होता है, वो सब्सटेंस है जो कलर को रिमूव करता है कलर सब्सटेंस में से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टी शर्ट पड़ी है, वो ऑलरेडी कलर सब्सटेंस है, उसके अंदर से अगर कलर निकालना हो तो वो ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ब्लीचिंग एजेंट जो है वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो रिमूव्स कलर फ्रॉम द कलर सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस, तो उसको क्या बना देगा, वो कलरलेस बना देगा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर कलर, वो वाला सीन कर देगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल जर्म्स इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। ये है नाम, डिसइंफेक्टेंट। तो वो सब्सटेंस जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है उसे हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो ये थे 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट। पता है ये जो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, कॉस्टिक सोडा या क्या क्या करवा दिया मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ, अब ये वाली हालत है, खुद ही भूल गया हूँ, थक गया हूँ, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स ना थोड़े से बोरिंग हैं, लेकिन एक बार अगर इनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे जब आप और देखेंगे इनको, क्योंकि इनके अंदर से जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो डायरेक्ट पूछेगा बड़े सिंपल तरीके से कि भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसका यूज क्या होता है, या फिर हो सकता है वॉशिंग सोडा का दे दे, या फिर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का दे दे, या फिर हो सकता है आपको बेकिंग सोडा का दे दें। तो एक क्वेश्चन तो आता है, ये चीज पक्की बात है। तो आपका काम क्या है, नोट्स बनाना जितने छोटे से छोटे हो सके, और उन छोटे से छोटे नोट्स को देखकर आपको सारी हिस्ट्री इनकी पता चल जाए, कुछ ऐसा करना है। तो प्रिपरेशन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और वाटर तो उसको भूल जाओ, मिल गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जो कि क्लोरीन की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में सॉल्यूबल होता है। स्मॉल इनसॉल्यूबल, कुछ अमाउंट जो है ना इसका इनसॉल्यूबल रह जाता है, वो अमाउंट कौन सा है, लाइम का, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्लोरीन, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट जब हम करवाते हैं, किसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड कोई सा भी ले लीजिए, मैंने ले लिया H2SO4 को, तो मैंने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया डाइल्यूट, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर। लेकिन हमें जो मतलब है यहाँ पर वो किससे है, क्लोरीन से। हमने इसको ब्लीचिंग पाउडर वाले जो है कैल्शियम क्या था, हाँ यही तो है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हमने जो ये अपना ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको हमने रिएक्ट करवाया है डाइल्यूट एसिड के साथ ताकि हमें क्लोरीन मिल सके। अब क्लोरीन हमें इतना जरूरी क्यों है कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, और हम उसे रिएक्ट करवा के हमें क्लोरीन क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो ही हमारा ब्लीचिंग एजेंट है। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन, और क्लोरीन ही ब्लीचिंग एजेंट है। और जब हमें वो एजेंट मिल जाता है तब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमें ब्लीचिंग पाउडर से काम करना है। क्लियर है। अब क्या काम करना है ये भी देख लेते हैं। यूजेस, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के काम में आता है। इसके बाद लाइनिन को LINEN, अरे ये तो और खराब हो गया, अब ठीक है। हाँ, लाइनिन इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर कॉटन और लाइनिन को ब्लीच करने के काम में आता है। प्लस जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनको ब्लीच करने के काम में आता है, मतलब ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने का काम, मतलब कलर करना उसको या कलर उनका निकाल देना, वो वाला सीन है। सेकेंड है यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो डिसइंफेक्टिंग भी है, ठीक है, वाटर सप्लाई जो आती है उसको साफ करने के काम में भी आता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड है मैन्युफैक्चर ऑफ CFC एंड मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, यानी कि CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको बनाने के काम में भी आता है आपका। और इसके साथ साथ जो वुल है आपके, वुल वाले जो कपड़े होते हैं किससे बनता है, वो शेप होती है ना, भेड़ 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 भेड़, तो उनसे जो हमें ऊन मिलता है ना, उनसे कपड़े बनते हैं ना, तो उनको अनश्रिंकेबल बनाता है, ठीक है। तो मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, कपड़े हो चाहे ना हो लेकिन वूल जो है बेसिकली अनश्रिंकेबल बना देता है, ये वाला काम है इसका। फोर्थ है यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, तो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। परफेक्ट।
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस फाइनली, तो फाइनली हम अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और नाम है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, अजीब सा नाम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका एक और नाम है, कॉमन नेम कह लीजिए, या जो भी कॉमन नेम बोल रहा हूँ, कॉमन नेम तो यही है पीओपी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो साइंटिफिक नेम है, क्या बोलूँ, केमिकल नेम है। फॉर्मूला इसका है CaSO4 और हाफ H2O। अब क्या है ना, वो तो प्रिपरेशन में पता चलेगा कि हाफ H2O क्यों है या क्या कहानी है इसकी, वो करते हैं उसके बारे में बात। लेकिन बात यह, नाम देखिए, कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, CaSO4। हेमी का मतलब यहाँ होता है हाफ, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या फिर केमिकल फॉर्मूला से केमिकल नेम याद रख सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हाफ नहीं लिख देना। अगर आप इससे ये याद करेंगे, केमिकल फॉर्मूला से केमिकल नेम याद करेंगे, तो हेमी का हाफ नहीं लिखना, तो गलत हो जाएगा, लिखना आपको हेमी ही पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर आप ये याद कीजिए, उससे ही वो याद हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। हाँ, तो बात करते हैं कि ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम आया कहाँ से। तो बात ऐसी हुई थी कि ना, जो जिप्सम है वो सिर्फ पेरिस में ही मिलता है। पहली बार जब जिप्सम को गर्म किया गया, हीट किया गया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहीं से हमें मिला था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसलिए इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया। ठीक है, तो द नेम पीओपी केम फ्रॉम द आइडिया दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम, कि ये सबसे पहले बनाया किससे गया था, जिप्सम को हीट करके, विच वाज मेनली फाउंड इन द पेरिस, जो कि सिर्फ पेरिस में, या सिर्फ नहीं, जो पेरिस में आराम से मिल जाता है, मेनली वही मिलता है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, लेकिन उससे पहले क्या, कि जो ये मिलता है, ये अपना पीओपी जो है, इसका पहले टाइम पे यूज होता था इंडस्ट्रीज वगैरह में, घर वर बनाने का काम में हो गया उस टाइप में। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, तो अभी बहुत ज्यादा इसका यूज किया, मतलब ना, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। तो इंडस्ट्रीज से बढ़कर ये और ज्यादा डिमांड में आने लगा, और ज्यादा इसकी सप्लाई होने लगी, और ज्यादा बनाने लगे इसको लोग, है ना। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की डायरेक्ट। तो प्रिपरेशन है हमारा CaSO4 को हम हीट कर रहे हैं। तो किसको हीट कर रहे हैं, जिप्सम को हीट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लीजिए GYPSUM, जिप्सम। अरे यार, ये तो बहुत खराब हो गया। हाँ ठीक है, अब थोड़ा बहुत। तो जो जिप्सम है ना, उसको हीट करना है आपको, कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। सिर्फ 100 तक होना चाहिए, याद रखना, ये एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है कि 100 तक लेकर ही जाना है, और 100 से ऊपर लेके नहीं जाना। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो देख लीजिए, 100 तक लेके जाएंगे तो क्या होगा। जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, CaSO4 हाफ H2O। या इसमें होता क्या है ना, कि जैसे ही आप जिप्सम को हीट करते हैं, तो ये अपनी, इसमें जो 2H2O मिल रहा है, उसमें से 3/4 पार्ट हाइड्रोजन का, मतलब वाटर का, वो निकल जाता है। ठीक है, तो 3/4 पार्ट जब निकल गया, तो क्या बचेगा, CaSO4 हाफ H2O बचेगा। इसके अंदर से हीट किया, 3/4 पार्ट निकल गया 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करने पर या हीट करने पर, तो क्या बचा आपके पास, पीओपी बचा, और हाफ H2O, तो वही 3/4 वाटर है, वो निकल दिया अपने रास्ते, है ना। अब बात करते हैं कि अगर 100 डिग्री से ज्यादा मैं हीट कर दूंगा तो क्या होगा। अगर आप ज्यादा हीट करेंगे, तो आपको जो मिलेगा ना, क्या, ये पीओपी, ये आपका एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको, कि जिसके अंदर वाटर नहीं होता, तो वो होता है एनहाइड्रस। तो जब वाटर ही नहीं होगा, तो उसको मैं क्या कहूँगा, बर्न पीओपी, है ना। मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको पानी में मिला के भी वो हमें वो हार्डनेस नहीं दे पाएगा जो देनी चाहिए। तो वो क्या होगा, खराब होगा, एक तरह से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यूजेबल नहीं है। तो इसलिए जिप्सम को सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना है, ताकि हमें ये मिले पीओपी। हाँ, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ व्हाइट पाउडर, चलो ठीक है, सारे के सारे व्हाइट पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट है, सब के सब व्हाइट है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पीओपी हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी, बहुत रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, रिमार्केबल नोट करने वाली प्रॉपर्टी क्या है, ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास, सेटिंग इनटू अ हार्ड मास, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ये, ऑन वेटिंग इट, जैसे इसको आप गीला करते हैं, क्या होता है ना, कि जब आपने इसको गीला किया, गीला करने का मतलब क्या है, आपने ये चीज को वाटर ऐड किया, इस चीज में वाटर को ऐड किया, मतलब ये सोचिए, इसको आपने इस तरफ ले और इसको उस तरफ ले गए, तो जैसे ही आप इसको इसमें ऐड करेंगे, तो क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम क्या नाम से हार्ड होता है,
ठीक है। तो कहाँ था मैं, हाँ ये हार्ड मास ऑन द वेटिंग इट विद वाटर, वाटर के साथ ऐड करते ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है बहुत ज़्यादा। इट शुड बी कंटेन इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ये तो बहुत ही लॉजिक वाला मतलब नॉर्मल है ना, कि इससे हम किस में रखना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि अगर जैसे इसको मॉइस्चर मिलेगा, पानी की एक बूंद भी दे दोगे तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। है क्या ये एग्जैक्टली व्हाइट पाउडर है, पानी दे दोगे तो क्या होगा, हार्ड मास बन जाएगा टाइप, तो खराब हो जाएगा, किसी यूजेबल नहीं रहेगा ना, इसलिए। हो गया। अब बात कर लेते हैं जल्दी से यूजेस की, बहुत जल्दी से। यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग, होना चाहिए हीटिंग लिखा है मैंने, हीलिंग। तो हॉस्पिटल्स में यूज होता है फ्रैक्चर बोन्स को, जब हड्डियां टूट जाती है ना उसको, उसके सही पोजीशन में लगाने के लिए, अगर उसके सही पोजीशन पर लगेगा तो वो अच्छे तरीके से हील करेगा। अगर गलत जगह लगा दोगे, हाथ की हड्डी को पैर में लगाओगे तो फिर वो नहीं काम करेगा और हील भी नहीं करेगा, और गलत जगह लगेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो वाला सीन है ना। फिर यूज्ड इन मेकिंग टॉय, डेकोरेटिव मटेरियल्स, टॉय मतलब खिलौने, डेकोरेटिव मटेरियल्स जो डेकोरेशन के काम में आते हैं, चीप ऑर्नामेंट्स मतलब वही ज्वेलरीज टाइप के, बहुत सस्ती वाली, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में पीओपी का काम आता है, ठीक है। बनती हैं पीओपी से बहुत सारे डिजाइन बनते हैं, ठीक है। ये आर्ट के फील्ड में आप जाएंगे, स्कल्पचर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पीओपी, मज़ा आता है यूज़ करने में बनाते वक्त। यूज इन फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर पानी एंटर नहीं, मतलब पानी एंटर करते ही और ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फायर प्रूफिंग मटेरियल में सही काम करता है पीओपी। यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस। अब ये एपरेटस क्या है, एपरेटस होते हैं वो वाले कह सकते हैं वो टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। तो वो कभी कभी ना टूट गए मान लो, तो उनके जो अंदर एयर जा रही होगी, तो उस एयर को फिल करने, मतलब एयर ना जा पाए उसको सील करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीओपी का यूज़ करते हैं। फिर आता है यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम। मान लो कोई दीवार टूट गई, उसके ऊपर पीओपी लगा दो, प्लेन सरफेस बना दो, स्मूथ सरफेस बना दो, फिर उसके ऊपर पेंट करो, तो ये काम होता है, वहाँ पे भी पीओपी का यूज़ होता है। बोला था ना मैंने सबसे पहले कि पहले इंडस्ट्रीज में यूज़ होता था, अब यहाँ पे यूज़ होता था, इंडस्ट्रीज जो हो गया बेचारा लास्ट में आ गया, देख रहे हो, ये सब मेन पहले हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, खत्म। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी खत्म होता है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।